तो नीचे 15,000 से ज़्यादा हमारे नीचे मंडल हैं। वहाँ लगभग 13,000 से ज़्यादा मंडलों में मोर्चा गठन हो गया है। पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी बनकर तैयार हुई हैं और एक मोर्चा के नाते एक संगठन विस्तार जो हो सकता है वो हमने किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलित समाज ने बड़ी संख्या में वोट दिया। कहीं ना कहीं मोर्चा की उसमें एक बड़ी भूमिका पार्टी के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में जहां 5 राज्यों में चुनाव, उसमें 4 राज्यों में मोर्चा है। उस चारों राज्यों में संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और चुनाव को जीतने की रणनीति वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोर्चा तय कर रहा है। अभी मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, पूरे देश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। चुनावी रणनीति में जो आपके आलाकमान माहिर हैं, उन्होंने एक बदलाव और लोगों को चौंकाने जैसे कई उदाहरण पेश किए, जिसमें प्रथम कि केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के लोग जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनको दिमनी विधानसभा से टिकट दे दिया। ये हुआ कि एसपी को डीएसपी बना दिया जाए। तो इस रणनीति के संबंध में आपके अपने क्या विचार हैं और क्या जनता को क्या संदेश जाएगा कि भाई कहीं बीजेपी अभी के अंदर कौतूहल तो नहीं है? मुझे लगता है राजनीतिक जब निर्णय होते हैं वो कभी डर के नहीं होते, वो ताकत से निर्णय होते हैं। आज से नहीं, 75 साल के कई उदाहरण आप देख सकते हैं और हर राजनीतिक पार्टी के दे सकते हैं। कोई विधानसभा का चुनाव लड़ा है, अगला चुनाव हो सकता है वो लोकसभा का लड़ा हो। कोई लोकसभा का चुनाव लड़ा है तो कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में कई ऐसे उदाहरण हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिस मोर्चे पर खड़ा करती है, जिस स्थान पर खड़ा करती है और निर्देश देती है, हम लोग उसका पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं नरेंद्र तोमर जी और कैलाश विजयवर्गीय की गणना होती है, लेकिन पहले वो कार्यकर्ता है। पार्टी के नेतृत्व उनको आदेश दिया कि चुनाव लड़ना है तो एक सैनिक की तरह वो चुनाव मैदान में है। और बीच में टोकूंगा, कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं लड़ने नहीं चाहता चुनाव। इसलिए डर कर नहीं, बल्कि एक रणनीति के तहत पार्टी का नेतृत्व कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा रहा है। ये कैलाश जी जो कह रहे हैं सही बात है। उन्हें वो टिकट, इतने बड़े नेता है, वो टिकट क्यों मांगेंगे? नरेंद्र सिंह जी क्यों मांगे, लाल सिंह क्यों मांगेंगे? लेकिन पार्टी का निर्देश है कि नहीं, आपको लड़ना है, तो फिर एक सैनिक की तरह मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर फिर से मध्य में सत्ता में स्थापित करेंगे। मतलब आपको ग्राउंड में मोर्चा संभालना पड़ेगा, कहने का मतलब? हम लोग ग्राउंड में ही रहते हैं, कांग्रेस की तरह हवा में नहीं रहते। इसलिए कांग्रेस खत्म हुई है, वो हवा में रहती है, हम ग्राउंड में रहते हैं। एक अंतिम सवाल है मेरे से, मिश्रित सवाल है, उसमें 2 उत्तर भी हो सकते हैं, कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में दलित कम्युनिटी के बड़े बड़े नेता जो कि 4-4, 5-5 बार सांसद रह चुके हैं और महापौर भी रह चुके हैं, लेकिन टिकट के लिए वाट जोते रहे और काफ़ी अनुभवी नेता हैं, क्यों उनको टिकट मिलने या संगठन के जो पदाधिकारी के रूप में भी शामिल नहीं किया गया है? मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से जब निर्णय होते तो सामाजिक, भौगोलिक, सक्रियता, स्वीकारता और सारी चीज़ों पर डिसीजन होता है। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है वो कार्यकर्ता किसी लायक नहीं, ऐसा नहीं है। और जिसको टिकट मिल गया है वो ही सबका लायक है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, उपेक्षा तो सर, एक मिनट में बीच में टोकूंगा, उपेक्षा तो हो सकती है। जो 4 बार सांसद रह चुका है, महापौर रह चुका है और लगभग उम्र में भी अनुभव है, तो उसको कम से कम ये तो है कि पार्टी के तौर पर कहीं पदाधिकारी या कोई टिकट मिलना या कहीं कहीं उसका समावेश तो होना चाहिए सर। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी समाप्ति नहीं होती है। कल जो पद पर है आज नहीं हो सकता है, आज जो है वो कल नहीं हो सकता है। इसलिए पार्टी का नेतृत्व तय करता है। मैंने कहा ना कि सामाजिक समीकरण से भी तय करता है। जैसे संध्या जी हमारी सांसद है लेकिन उपाध्यक्ष भी हैं। लाल सिंह चुनाव हार गया लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अशोक मैं बोल रहा हूँ, अशोक अरगल सांसद थे
तो डिमोशन नहीं हुआ था, महापौर बने। तो कभी कभी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता अभी है। अभी कोई पद और नहीं उनके पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आने वाले समय में भी पता नहीं है कौन सा कार्यकर्ता आज नहीं है कल क्या बन जाए। इसलिए हम सब लोग एक सैनिक की तरह काम करते हैं। पार्टी का नेतृत्व का जो आदेश होता है, उन्हें के महापौर यस, उन्हें के लोकसभा में नहीं तैयार है, विधानसभा तैयार नहीं है, पार्टी के पद तैयार हैं। कुल मिला के कार्यकर्ता प्रमुख होता है। और इसलिए कार्यकर्ता जब बना रहता है तो पार्टी के किसी ना किसी दायित्व पर, आज अशोक गर्ग राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, क्या कौन कह रहा है उनके पास दायित्व नहीं? प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। क्या सांसद पूर्व 4 बार रह चुका, महापौर रह चुका, वो प्रदेश कार्य समिति सदस्य ही लायक हैं? ये पार्टी का निर्णय होता है। और इसलिए अशोक गर्ग ने कहीं ऐसा कहा भी नहीं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, पार्टी ने मेरी उपेक्षा की है। तो आप कह रहे अशोक गर्ग तो प्रसन्न है। ये ठीक बात है। डिप्लोमेटिक जवाब था। लाल सिंह आर्य थे हमारे साथ में, और इनका कहना है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद। मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी जो मानसून है वो दस्तक दे चुका है, और कल 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ग्वालियर आए थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी। वो अभी गोहद विधानसभा से उनको टिकट प्राप्त हो चुका है और चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। नमस्कार सर। मध्य प्रदेश की जो रणभूमि है चुनावी, जिसमें अभी चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में चुनावी परिप्रेक्ष्य का समागम चल रहा है, और हर पार्टी जो कि अभी भले ही अपोजिट में हो और रूलिंग पार्टी हो, अपनी बिसात के लिए हर तरीके से तैयार है। आप गोहद विधानसभा से कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी ऑलरेडी कांग्रेस के विधायक हैं? क्या आपका चुनावी रणनीति है? मध्य प्रदेश में ये बात सही है कि चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी पार्टियां राजनीतिक रणभूमि तैयार कर रही हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगभग 18-19 साल से सत्ता में है। बार बार सत्ता का आशीर्वाद मिलना, यानी कि जनता को भरोसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, लोगों का कल्याण कर सकती है। नरेंद्र मोदी और शिवराज जी में भरोसा भी है और विश्वास भी है, और उसका कारण है उन्होंने जो कहा वो किया। अंधकार युक्त कांग्रेस सरकार में जो व्यवस्था मिली थी वो आज 24 घंटे लाइन में परिवर्तित हुई है। महिला सशक्तिकरण, मजदूर सशक्तिकरण, किसानों के आत्मनिर्भर बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पहल की है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण और विकास की एक नहीं कई सौगातें दी। जहाँ तक गोहद विधानसभा का मामला है, मैं मध्य प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 3.25 महीने पहले ही मुझे पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। मैं लगातार घर घर और गांव-गांव जनसंपर्क कर रहा हूं, साथ ही जनता की समस्याओं के निदान के लिए भी प्रयास कर रहा हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला है, ये दुर्भाग्य है गोहद का कि 5 साल गोहद को ऐसा ग्रहण लगा है कि जिसके कारण विकास ठप हो गया है, विकास बंद हो गया है। जनता की समस्याओं के लिए कांग्रेस के विधायक मिले नहीं हैं, ना विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कोई संघर्ष किया है। इसका मतलब है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बने, और इसलिए एक बड़ा आक्रोश कांग्रेस के नेताओं के प्रति है, कांग्रेस पार्टी के प्रति है। मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों का एक उत्साह और उमंग है। बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक, महिलाओं तक मुझे आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। बहुत बड़ा समर्थन और आशीर्वाद उनको मिल रहा है। आने वाले चुनाव में एक रिकॉर्ड मतों से गोहद विधानसभा क्षेत्र जीतेगा, और ये मुझे विश्वास पूर्णता है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं पछता रही है
कि वो विकास जो लाल सिंह ने प्रारंभ किया था, बहुत ज़बरदस्त विकास की लहर चली थी, वो ठप हो गई है। वो गोहद की जनता फिर से उस विकास को देखना चाहती है। आप अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस एवज में एक निम्न तबका और एक दलित कम्युनिटी आपके आपकी जो कार्य प्रणाली है उसकी वाह जोड़ती है कि कोई आप उनके लिए रिफॉर्मेशन का काम करेंगे, परिवर्तन का काम करेंगे, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाएंगे ताकि आपके माध्यम से उनका कुछ भला हो सके। आपको इतने समय से अनुसूचित जाति मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आपने उनका भला करने के लिए, उनके परिवर्तन के लिए, उनको बहुत सारे लोग ऐसे जो मुख्य धारा में अभी भी नहीं जुड़े हैं, मैं देखता हूं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि जहां अन्य जो आदिवासी क्षेत्र हैं या जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनको अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। इवन गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का भी व्यवस्था नहीं है। आपने अपने पद पर रहते हुए उसके निवारण के लिए क्या क्या सफल प्रयास किए? मुझे लगता है एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग का भी गरीब हो, जिस ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है पिछले 75 सालों में नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मान से बजट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ग्रामोदय विद्यालय जिसमें स्टेडियम भी है, जिसमें छात्रावास भी, स्कूल भी है, ये अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अच्छा प्रयास शिवराज सिंह चौहान ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना, किसानों के खाते में पैसा डालना, शौचालय बनाना, एक एक पंचायत में 100-100, 150-150 पक्के मकान बनाकर देना, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना, यानी कि गरीब को पहली बार योजना का लाभ मिल रहा है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ हो चाहे राहुल आए हों, आज भी वीडियो चल रहा है, कमलनाथ बोल रहे थे आज से 5 साल पहले, राहुल जी चुनाव के बाद 2 लाख तक का हर किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन चुनाव किया उन्होंने शायद मेरे शब्द माफ, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं किया। नंबर 1, बेरोजगारों को कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, बल्कि उल्टा किया, गरीबों की संबल योजना बंद कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। यानी कि कांग्रेस ने कहा वो किया नहीं, बल्कि उल्टा किया। शिवराज सिंह जी ने जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं का कहीं ना कहीं पालन करते रहे। लाडली बहना की घोषणा की, हो गए, अब लोग कहीं चुनावी है तो तुमने चुनाव के समय क्यों नहीं कर दी? हम घोषणा नहीं करते, घोषणा करके अमली जामा पहनाते हैं। किसानों के खाते में हमने कहा 6,000 डालेंगे तो 6,000 केंद्र का और प्रदेश का 6,000 डल रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अनुसूचित जाति कल्याण का मंत्री भी रहा हूँ और 6 मंत्रालय भी रहे शिवराज जी के नेतृत्व में। पहली बार हमने अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ा, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, इनको जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत कठिनाई पैदा होती थी। हमने एक आदेश किया, स्कूल में ही हमने जाति प्रमाण पत्र बनाकर दे दिए। 1,22,00,000 प्रमाण पत्र हमने बना के दिए। उनके परिवार के पिताजी को, माताजी को किसी तहसीलदार, एसडीएम का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। उनको जो भवन मिलते थे कांग्रेस समय में 2 लाख का, 3 लाख का, अब महंगाई के दौर में भवन 2 लाख में कैसे बन सकता है? हाँ, नहीं मिल सकता। उसका हमने एक मास्टर रेट तय कर दी थी कि 10 लाख का भवन बनेगा। और अनुसूचित जाति के कल्याण की दृष्टि से केंद्र सरकार ने भी एक नहीं बहुत आयत काम किए हैं। उनका मर्डर हो जाता है तो राशि 8 लाख बढ़ाकर कर दी। एससी के जो बच्चे हैं, गरीब तबके के हैं लेकिन प्रतिभा वाले हैं, वो ट्यूशन नहीं कर सकते, वो कहीं जाके बड़ी व्यावसायिक परीक्षाओं का ट्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन उनको फ्री व्यवस्था करने का काम शिवराज जी ने, मोदी जी ने कर दिया है। टेक्निकल जितनी भी परीक्षा है उनकी तैयारी की दृष्टि से भी फ्री व्यवस्था सरकार ने कर दी है। कोई विदेश में भी पढ़ने जाना चाहता है
पीएचडी करना चाहता है, एलएलएम करना चाहता है, तो उसको भी बड़ी राशि देकर कहीं ना कहीं सरकार सम्मानित कर रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, आपको अनुसूचित जाति मोर्चा का आपको अध्यक्ष बनाया, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप यहाँ ग्वालियर में निवास है, आपका गोहद आपकी विधानसभा है, आपका दायित्व मैं समझता हूँ आपके अधिकार ये हैं कि आप संपूर्ण भारत में इस समुदाय के लोगों को अपनी योजनाओं को लाभ देंगे। आपने व्यक्तिगत तौर पर या ऑफिशियल तौर पर आपने ऐसे कितने जो क्षेत्र हैं जहाँ पर अपनी ओर से आपने ऐसा किया ताकि उनको संरक्षण प्राप्त हो सके, उनका फॉर्मेशन हो सके, नया बच्चों के कैरियर का नया निर्माण हो सके, व्यक्तिगत तौर पर जो आप जिस मोर्चे के अध्यक्ष हैं उसके बारे में बताइए आप। अनुसूचित जाति के मोर्चा के अध्यक्ष के नाते हमने लगभग 3-4 श्रेणियों में काम किया है। एक संगठनात्मक, एक रचनात्मक, एक प्रशासनिक सरकार द्वारा की गई योजनाओं का नीचे जानकारी देना, उसका लाभ कैसे लिया जाता है, और एक आंदोलनात्मक। ये 4 श्रेणियों में हमने काम किए। जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं उन्होंने दलितों के अधिकारों को ग्रहण लगाया है, वह हमने आंदोलन के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा हो संवैधानिक दृष्टि से, उसके लिए आंदोलन किया। जैसे उड़ीसा में आवास के लिए दलित आदिवासी को ज़मीन नहीं मिल रही है, उस मुद्दे को लेकर हमने आंदोलन किया कि ज़मीन दी जाए ताकि उनको आवास मिले। पश्चिम बंगाल में किसानों के खाते में पैसा नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा था, हमने रही थी। दूसरा, धर्म परिवर्तन बड़ा स्तर पर हो रहा था एससी का, उसके खिलाफ जिला स्तर तक आंदोलन किए। और इसी प्रकार से राजस्थान में दलितों का, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ बड़े अपराध हो रहे थे, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया है, बड़े आंदोलन किए हैं। ये हमने किया है। दूसरा, रचनात्मक में वृक्षारोपण है, स्वास्थ्य शिविर हमने लगाए हैं, और इसके साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है उसके लिए लाभार्थी संपर्क। कोई बचा है उसको लाभ कैसे दिला सकते हैं, और योजनाएं गरीबों को लागू हुई है तो उनके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो लाभार्थी संपर्क अभियान, यानी कि बस्ती संपर्क अभियान के नाम से हम नीचे तक गए। उनमें एक अनुसूचित जाति के लोगों में एक पहली बार ये मैसेज गया कि हमारे बीच में 75 साल बाद कोई हमको जानकारी देने आ रहा है, ये विश्वास पैदा हुआ।